सरिता और विनय की शादी होने वाली थी और शादी से कुछ टाइम पहले जैसे सारे कपल्स एक दूसरे को जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वैसे ये लोग भी एक दूसरे से घंटों फोन पे बातें किया करते थे। कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये लोग एक दूसरे से मिल भी लिया करते थे, जिससे ये लोग एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए, जान पाए। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इनका जो रिलेशन था काइंड ऑफ अच्छा बिल्ट हो गया था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये लोग बस अब अपनी शादी का वेट कर रहे थे। अब इसी बीच में एक बारी शाम को जब विनय थक हार के ऑफिस से आया, रोज रात की तरह उसने सरिता को कॉल किया और सरिता से बात कर रहा था। सडनली सरिता की आवाज एकदम बदल गई, जैसे किसी मोटी आवाज में, मतलब कोई औरत आदमी बन के बात कर रही हो, वैसी आवाज उधर कॉल से आई। और कॉल पे जो भी था वो ये बोल रहा था कि दोबारा अगर इससे बात करने की कोशिश भी की ना तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, जितना हो सके इससे दूर रह। और जैसे ही विनय ने ये सुना, फटाफट फोन कट कर दिया और अपने दोस्त को कॉल किया। इस दोस्त का नाम आकाश था और जो विनय था वो अपने इस दोस्त से सारी बातें शेयर करता था, क्योंकि बचपन के दोस्त थे ये लोग। और वो आकाश को बोलने लग गया कि यार अभी अभी जस्ट बात कर रहा था और ऐसे ऐसे पता नहीं कैसी आवाज इतनी अजीब सी आई और उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। तो आकाश ने विनय को बोला कि एक बार वापस से कॉल कर और उससे अच्छे से बात कर, क्या पता वो भी मजाक कर रही हो और तूने डर के मारे फोन काट दिया। तो विनय ने बोला कि यार सच में वो आवाज़ बहुत डरावनी थी और डर के मारे मैंने फ़ोन काट दिया। तो आकाश ने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, अब जो हो गया, वापस कॉल कर, अच्छे से बात कर। ये बोल के आकाश ने फ़ोन कट कर दिया। अब विनय ने वापस सरिता के पास कॉल किया और फ़ोन जब इस बार उठा तो फ़ोन अब सरिता ने उठाया नहीं उठाया पता नहीं, लेकिन वही वापस से वो जो मोटी आवाज़ थी वो आई उधर से, तुझे बताया ना कि दोबारा से फ़ोन मत करना और जितना जल्दी हो सके इससे रिश्ता ख़त्म कर ले, ये तेरी कभी नहीं हो सकती। तो विनय ने सरिता को बोला कि यार सरिता ऐसे मजाक मत करो, वैसे भी मेरा दिन इतना अच्छा नहीं गया है, प्लीज़ अच्छे से बात कर लो। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई और बहुत देर तक विनय हेलो हेलो करता रहा, विनय बुलाता रहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। विनय ने फ़ोन कट कर दिया और विनय उस रात बहुत सहम गया। अब एक ये चीज़ थी जो विनय को परेशान कर रही थी और विनय ने फिर अगले दिन अपना ऑफिस का सारा काम किया और फिर वही शाम को थक हार के वापस से सरिता के पास कॉल किया। और इस बार सरिता ने फ़ोन उठाया, अच्छे से बात हुई। तो विनय ने सरिता को बोला कि यार तुमने कल मुझसे कैसे बात की, मुझे कल इतना बेकार लग रहा था और बहुत क्रीपी फीलिंग आ रही थी मुझे। तो सरिता ने बोला तुमने कल कब कॉल किया? तो विनय ने बोला कि यार अब इस बात को ऐसे मत बढ़ाओ, सीधी सी बात है, अगर तुम मजाक कर रही थी या जो भी था मुझे साफ साफ बताओ, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दोबारा से ऐसी हरकत कभी मत करना। तो सरिता ने बोला कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कॉल भी नहीं किया तुम्हें, ना कुछ बोला। तो विनय ने कहा तुम सच में नहीं बात कर रही थी? तो विनय ने बोला फिर तुम्हारे नंबर से फ़ोन किसने किया मेरे पास? तो सरिता अपना जवाब देती या कुछ बोलती, वो आवाज़ वापस से बदल गई और अब सरिता सामने से विनय को बोलने लग गई, तुझे कल मना किया था कि इसके पास फ़ोन मत करना और अब तो फिर से इसके पास फ़ोन करके इसे परेशान कर रहा है। अगर दोबारा से तूने फ़ोन किया ना तो फिर मैं तुझे देख लूँगा। अब देख लूँगा बोला जब, तो विनय बहुत चौंक गया कि देख लूँगा मतलब क्या है, क्या हो रहा है और किसने फ़ोन लिया होगा। तो विनय ने थोड़ी सी हंसी के साथ बोला यार सरिता मजाक मत करो यार, कल वैसे भी तुमने ये सब मजाक किया था, मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, अब तुम फिर ये सब कर रही हो, चलो मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम मिलो सही मुझसे एक बार। तो वो आवाज़ वापस से आई सरिता के फ़ोन के साइड से और हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तू मुझे देख लेगा, चल ठीक है, तू आज तो मुझे देख ही ले। और ये बोल के फ़ोन कट गया। अब बहुत बेचैन हो गया विनय कि हो क्या रहा है, कौन फ़ोन कर रहा है, क्या बात है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और विनय आज रात जब अपने बिस्तर पे सोया, उसे पता नहीं क्यों अपने साथ किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कितना भी वो करवट बदले, कुछ भी करे, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। और जैसे ही विनय ने एक नींद ली और उसकी नींद के बीच में आँख खुली, उसने अपने बगल में सोया पाया एक बहुत ही अजीब सा साया या आत्मा या प्रेत, कुछ भी उसको नाम दे दो आप, वो इतना डरावना था और उसका पूरा शरीर एकदम जैसे वाइट लिबास में लिपटा हुआ हो, बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने हुए, पूरा शरीर उसका एकदम काला, बहुत ही भयानक, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, उसके बाल एकदम सफ़ेद और उसके कान जैसे नॉर्मल इंसान के कान होते हैं उससे थोड़े से लंबे, अजीब सा और बहुत डरावना था। जैसे ही उसने ये देखा बहुत तेज चिल्ला पड़ा विनय और विनय एकदम पागल होने लग गया कि अब करे क्या, उठ के बस भागना चाहा था। तभी वो जो प्रेत था वो विनय को बोला, क्या हुआ, तूने तो कहा तू मुझे देख लेगा, अब तो मुझे देख भी नहीं पा रहा, चल देख, बता मुझे। विनय बहुत डर गया, विनय एकदम पागलों की तरह अपने रूम से निकल के बाहर भागने लग गया, बहुत तेज चिल्लाने लग गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और वो प्रेत
जो भी था वो जाते जाते विनय को ये भी कह गया कि अब दोबारा से कोई भी मतलब सरिता से मत रखना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। और ये बोलने के बाद जो भी प्रेत उस घर में था वहाँ से एकदम गायब हो गया, जैसे कभी वहाँ पे था ही नहीं। विनय एकदम पागलों की तरह सुबह होने का वेट करने लग गया और जैसे ही सुबह हुई भागते हुए सबसे पहले सरिता के घर पहुंचा। सरिता के घर पहुंचते ही उसने गेट ऐसे नॉक करना शुरू किया जैसे कि बस वो हड़बड़ाहट में हो किसी। सरिता ने ही गेट खोला। जैसे ही विनय सामने आया, सरिता एकदम नॉर्मल थी, एकदम अच्छे से खड़ी थी। विनय को देख के मुस्कुराई और बोली, अरे विनय, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और विनय ने बहुत गुस्से में सरिता को बोला, सरिता क्या मजाक है और सब चीजें क्या हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तुम्हें पता है ना वो जो व्हाइट कलर का आदमी, जानती हो तुम उसके बारे में कुछ भी? जैसे ही विनय ने ऐसा बोला, सरिता ने पास में ही एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था वो उठाया और बहुत तेज विनय के सर पे मारा। विनय का सर एकदम खून खून से एकदम रंग गया और जैसे ही विनय चिल्लाया, सरिता के पेरेंट्स निकल के बाहर आए और सरिता को एकदम उग्र रूप में देखा। एकदम सरिता कांप रही थी गुस्से से, एकदम उसकी आंखें लाल निकल गई थी बाहर और गुस्से में एकदम सरिता अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे उसको एकदम गुस्सा उसका 7वें आसमान पर हो। विनय बहुत तेज डर गया और सर पे पट्टी वट्टी बंधाने के लिए उसके घर वाले लेके गए विनय को। लेकिन सरिता के पापा ने विनय को मना किया कि ये सब बातें किसी से भी बाहर बोले ना, वरना उनकी बदनामी होगी और शादी होने वाली है, बड़ी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। विनय ने भी ऐसा ही किया। अब जो भी चीज सरिता के शरीर में थी वो सबके सामने आ गई थी और सरिता सबके सामने ऐसा ही बिहेव करने लग गई। और जो भी प्रेत सरिता के शरीर में था वो नहीं चाहता था कि सरिता की शादी हो या शायद वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाए, जो भी चीजें हो। और उस प्रेत ने कई बार इस चीज को उसके पेरेंट्स को भी बोला, विनय को भी बोला कि बस सरिता से दूर हो जाए। अब बहुत सारी कोशिशें की गई, डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ किया, इलाज करवाया, लेकिन कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। कंडीशन वैसी खराब की खराब ही थी और दिन पर दिन सरिता की तबीयत डाउन होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने भी कहा कि भाई कोई भी बीमारी नहीं लगती, लेकिन पता भी नहीं चल रहा कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। खैर अब बस रास्ता बचा था कि कोई भी बाबा या कोई पुजारी जो भी हो वो सरिता को ठीक कर दें, अगर कोई भी ऐसी चीज ऊपरी शक्ति टाइप की है तो। अब सरिता के पेरेंट्स ने पूछताछ चालू की, आसपास के लोगों से पूछा कि कैसे क्या कुछ आइडिया मिल जाए तो एक बहुत ही बूढ़े बाबा ने बताया कि शहर से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, काफी सिद्ध मंदिर है, अगर वहाँ पे ले जाते हैं सरिता को तो कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। लेकिन हाँ, उस टाइम सरिता के साथ में ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जिसको सरिता बहुत मानती हो, क्योंकि सरिता की आत्मा को इस टाइम जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर वो कमजोर पड़ गई तो जो भी प्रेत की शक्ति है वो उस पर भारी पड़ जाएगी और ये कभी भी उसकी आत्मा को छल सकता है या फिर निकाल सकता है उसकी बॉडी से। तो विनय ने बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो बाबा ने बोला कि नहीं, जान का खतरा भी हो सकता है कि तुम मार दिए जाओ या कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रेत बहुत खतरनाक है जो भी इसके शरीर में, क्योंकि उसके शरीर को अंदर से खत्म कर रहा है। तो विनय ने बोला कि नहीं, जब हमने साथ में रहने का फैसला किया था, इतनी सारी चीजें हुई, इतने सारे वादे हुए, तो एक वादा उनमें से ये भी था कि हर कंडीशन में मैं सरिता के साथ में रहूंगा, तो मैं जरूर उसके साथ जाऊंगा उस मंदिर तक। तो बाबा ने बोला ठीक है चलो फिर तुम लोग एक काम करो, कल सुबह निकल जाओ और दोपहर तक वहाँ पहुँच के अपना पूजा विधि सब शुरू हो जाएगा और देखना फिर क्या होता है। विनय ने वैसा ही किया। अब सरिता के पापा, विनय, सरिता और कार का ड्राइवर, ये चारों लोग निकल पड़े जाने के लिए मंदिर में। और थोड़ी देर बाद जब ये लोग निकले थे, 1-2 घंटे हुए, थोड़ी देर में सरिता की मम्मी के फ़ोन पे कॉल आ गया कि सरिता और विनय दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। और जो सरिता के पापा थे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल बच सकते थे, मतलब ऐसी कंडीशन में थे कि वो शायद ठीक हो जाएंगे। लेकिन सरिता और विनय एट द मोमेंट वहीं पे मारे गए। जो भी प्रेत सरिता के शरीर में था, शायद उसका मकसद जो भी था वो पूरा हो गया हो, वो शायद सरिता की आत्मा चाहता हो और वो उसको अपने साथ ले गया। और विनय ऐसा होने नहीं दे रहा था, तो उसने विनय को भी मारना ठीक समझा होगा। जो भी हो, लेकिन अब जैसा इन लोगों ने वादा किया था, अब जब प्यार करता है तो कोई कस्में वादे होते हैं ना जीने मरने के साथ में, तो हो सकता है कि भाई अब मरना भी साथ लिखा उनकी किस्मत में, तो दोनों साथ में चले गए। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे घर में जाओ तो हेलमेट लगा के ज़रूर जाओ, वरना कोई क्या मार दे और कब सर फूट जाए कुछ पता नहीं। रोहन अभी इस शहर में नया शिफ्ट हुआ था और जो मेन सिटी थी वहाँ पर घर काफ़ी महंगे थे, तो उसने जो रेंट पे अपना फ्लैट लिया वो शहर के थोड़ा आउटर में था और वो वहीं से अपने व्हीकल से अप डाउन किया करता था। ऑफिस इतना दूर भी नहीं पड़ता था और उसके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाया करते थे। खैर, जहाँ रोहन शिफ्ट हुआ था वो रास्ता रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा सुनसान और डरावना हो जाया करता था। और उसके ज़्यादा डरावना होने की एक वजह और थी। जब हम शहर से थोड़ा सा आगे निकल के आते हैं तो वहाँ रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। और शमशान घाट अब कोई भी देखेगा रात में निकलते हुए तो
सच्चाई के करीब लाती हुई कोई भी चीज़ थोड़ी डरावनी और थोड़ी असहज लगती है। तो बस उससे थोड़ी फीलिंग्स भी वैसी डरावनी सी आती थी कि यार रास्ते में शमशान पड़ता है, बट रोहन को इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब रोहन जिस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था वहाँ कई बार लोगों से उसने इस बारे में बातें सुनी थी कि जो शमशान घाट का रास्ता है वो थोड़ा सा डरावना है और वहाँ पे कई बार लोगों ने चीज़ें एनकाउंटर की हैं और कई बार लोगों के एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। लेकिन रोहन को लगा कि ठीक है भाई, हो सकता है इत्तेफाक होता हो और इनको लगता होगा कि चलो ठीक है, वो आत्मा की वजह से हुआ। अब ऐसे ही एक दिन रोहन रात में अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके घर की तरफ आने लग गया और आज रास्ता पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुनसान था। एक तो मौसम बहुत ख़राब था तो शायद ये वजह भी हो सकती है, लेकिन रोहन को आज गाड़ियाँ इक्का दुक्का दिख रही थी जाते हुए और सड़क पे चलता तो कोई भी नहीं दिख रहा था। अंधेरा काफी ज्यादा था। बस रोहन गाड़ी चला रहा है और जो उसकी गाड़ी की रोशनी है बस उसे वही रास्ता दिखा रही थी आगे, लेकिन पूरा रास्ता एकदम सुनसान और एकदम काले काले, इधर पेड़ दिख रहे हैं उधर पेड़ दिख रहे हैं, बीच में उसकी गाड़ी की लाइट जल रही है और रोहन बस ऐसे ही गाड़ी में हल्का फुल्का म्यूजिक चला के आगे बढ़ते जा रहा था। अब इतने में मौसम का ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगी और इतनी तेज हवा की पूरी धूल सामने उड़ रही, रास्ता दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब रोहन ने गाड़ी की स्पीड काफी कम कर दी और धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए ना शमशान घाट का रास्ता भी आ गया और शमशान घाट में वैसे ही हमेशा की तरह चिताएं जल रही हैं और वो थोड़ा सा मतलब वैसी ही फीलिंग्स आ रही होंगी। उसके मन में वही बातें आने लग गई जो उसके पड़ोसी बताया करते थे कि यहाँ पे आत्माएं निकलती ये सब, लेकिन अब अकेला था तो उसको और सब चीजें परेशान कर रही थी। धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ाई उसने। अब बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि रोहन को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया और वो उसने सोचा कि 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ, थोड़ी बारिश हल्की होगी तो फिर गाड़ी चला के घर तक पहुंच जाऊंगा। अब उसने शमशान घाट के थोड़ा सा आगे अपनी गाड़ी रोक दी और बारिश बंद तो नहीं हुई लेकिन काफी हद तक कम हो गई, बट अभी भी इतनी बारिश हो रही थी कोई भी बाहर हो तो अच्छी तरह से भीग जाए। गाड़ी उसने अपने स्टार्ट की, धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लग गया उसको दूर से एक आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी को बार बार हाथ दे के रोक रहा था और वो आदमी पूरी तरीके से पानी में एकदम भीग चुका था, इतनी बारिश हो रही थी। पूरा ऐसे उसके जो हाथ में उसने गंदी सी थैली से पकड़ रखी थी पूरी भीगी हुई थी, उसके कपड़े जो उसने धोती वगैरह पहनी थी पूरी भीग गई थी और उसके बाल वाल सब ऐसे पानी बह रहा। तो रोहन को लगा कि हो सकता है कोई उधर से निकल के आ रहा हो इस साइड और रास्ते में इतना मौसम खराब हुआ, अब यहाँ तो कोई साधन मिला नहीं होगा तो बेचारा भीग गया इतनी बुरी तरीके से, चलो उसको लिफ्ट दे देता हूँ। जैसे उस आदमी के पास गया तो रोहन ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है और इतनी बारिश में अकेले यहाँ पे क्यों आए? तो वो आदमी कुछ बोला नहीं, बस रोहन को बोला कि मुझे बस थोड़ा सा आगे छोड़ देना, मुझे वहीं पे बस जाना है, और इसके अलावा उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया रोहन की बातों का। अब रोहन ने उसे बिठाया और थोड़ा सा म्यूजिक और तेज किया और धीरे धीरे गाड़ी अपनी वैसे चलने लग गई। वो आदमी एक तो वैसे इतना भीगा भागा था और उसको पता नहीं क्यों लेकिन वो म्यूजिक से बड़ी इरिटेशन शायद हो रही थी। उसने एक आधी बार थोड़ा सा रोहन को आवाज ऐसे धीमे करने के लिए इशारा किया लेकिन रोहन ने सुना नहीं और वो अपने गानों में मस्त होकर गाड़ी चला रहा था। उस आदमी ने रोहन को थोड़ी देर बाद फिर इशारा किया गाना धीमे करने के लिए। रोहन ने फिर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी गाड़ी चलाए जा रहा और वो बस अपना मस्त था अपनी दुनिया में। अब वो आदमी एकदम से चिल्ला पड़ा और बोलने लग गया, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा इसकी आवाज़ धीमी करो, मुझे इसकी आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो रोहन ने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया और धीरे धीरे गाड़ी वैसे चलाने लग गया। रोहन को बड़ा अपसेटिंग सा फील हो रहा था कि यार मेरी गाड़ी है, मैं इसको लिफ्ट देके वहां तक लेके जा रहा हूँ और ये मुझे ही मतलब ऐसे चिल्ला के और मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। क्या यार अब वो उम्र में इतना बड़ा था कि रोहन ने कुछ नहीं बोला और बस चलता रहा। अब रोहन थोड़ी दूर चला और 15-20 मिनट हो गए और एकदम से वो आदमी इशारा करने लग गया गाड़ी रोकने का। तो रोहन ने बोला कि अभी आप उतर के मत जाओ, बारिश वैसे ही हो रही है और अब दोबारा से भीग जाओगे, वैसे भी आप इतनी एज हो गई है, बीमार पड़ जाओगे, आप थोड़ी देर या तो गाड़ी में वेट कर लो, मैं यहीं पे हूँ और जब बारिश रुक जाएगी तो आप चले जाना उतर के। और रोहन के मन में एक सवाल और आया कि जो रास्ता जहाँ पे वो आदमी बोल रहा था गाड़ी रोकने के लिए, वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था, तो वो जाना कहाँ चाहता था। तो रोहन का जो एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल था उसने पूछ लिया उस आदमी से कि आप कहाँ जाएंगे इतनी रात में, यहाँ तो कहीं कोई घर नहीं दिख रहा, कोई आपका गाँव अगर बताओ मुझे आसपास में तो मैं छोड़ आता हूँ। तो वो आदमी बड़ी टेढ़ी निगाहें करते हुए रोहन से बोला, मुझे बस यहीं तक आना था और तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब तुम जा सकते हो। और ये बोल के उसकी गाड़ी ऐसे खोली और नीचे वो आदमी उतर गया। तो रोहन ने उस आदमी से बोला कि अरे नहीं आप परेशान मत हो, आप गाड़ी में ही बैठो और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं जब तक बारिश हो रही है तब तक मैं यहाँ रुका रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो। तो वो आदमी गुस्से में रोहन को बोल पड़ा कि नहीं मुझे यहीं पे उतरना है, मुझे यहीं तक आना था, अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे बस यहीं पे उतार दो, मेरा काम यहीं पे। अब रोहन ने जब ऐसा सुना तो उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने फटाफट गाड़ी का गेट खोला और वो आदमी उतर गया। अब वो आदमी उतरा,
रोहन को फिर भी अजीब ही लग रहा था क्योंकि बेचारा घर से दूर था, शायद कुछ ऐसा इमोशनल टाइप का बंदा होगा। तो वो आदमी को फिर बोलने लग गया कि आप सच में बैठ सकते हैं, अगर अभी भी आपको नहीं मन कर रहा है, आप भीग जाएंगे फालतू में, मैं छोड़ दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए तो सही। और रोहन ये बोल तो रहा था लेकिन वो बोल किसको रहा था, वहाँ आसपास कोई नहीं है। वो आदमी उतरा और एकदम हवा में जैसे कहीं गायब हो गया हो, क्योंकि ये रोहन जैसे ही बात कंप्लीट करके उसने देखा ना शीशे के साइड में, वहाँ कोई नहीं था। तो रोहन को लगा क्या पता वो आगे पीछे कहीं चला गया हो। रोहन ने फटाफट गाड़ी से उतर के देखा, अब ना इस साइड वो आदमी दिख रहा है ना उधर कहीं दिख रहा है, कहीं कुछ भी नहीं, उस आदमी का नामो निशान नहीं। और बारिश वैसे ही तेज तेज हुई जा रही है और एकदम ऐसा कोई हवा में नहीं गायब हो जाता, बिल्कुल उसका कुछ भी ना मिले, कोई किनारा ही नहीं है, कहीं पता नहीं कहाँ गायब हुआ, जबकि अभी कुछ सेकंड्स हुए होंगे उसको उतारे हुए से। रोहन फटाफट सब जगह देखने लग गया, उसको कहीं नहीं दिखा। एकदम से रोहन की निगाह पड़ी सामने लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ पे, जहाँ पे वो आदमी ऐसे हवा में लटका हुआ शायद, या पता नहीं एक डाली पतली सी उस पर बैठा हुआ था और वहाँ बैठ के वो बीड़ी पी रहा था, वो भी इतनी तेज बारिश में। तो रोहन को कहीं ना कहीं कुछ अजीब लगा, उसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और ये आदमी मतलब झट से कैसे चढ़ गया और बारिश में तो क्या चक्कर है, मतलब बिल्कुल मायावी टाइप, एकदम कोई माया दिखा रहा हो जैसे अपनी। रोहन फटाफट गाड़ी में बैठा और उसकी निगाह बार बार उस बरगद के पेड़ पे जा रही थी और वो जो भी था बरगद के पेड़ पे बैठा हुआ वो रोहन को देख के बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्माइल दे रहा था, बहुत ही डरावनी, इतनी डरावनी स्माइल कि रोहन को बस अब दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की, फटाफट वहाँ से गाड़ी लेके भागा और सीधे अपने घर पे जाके रुका। अब जब घर पे गया उसने अपने आसपास के लोगों से ये बात करी और बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ था और वो आदमी मतलब ऐसे बारिश में कैसे कोई बीड़ी पी सकता है, क्या था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो क्या रहा था। तो लोगों ने बताया कि कई बार वहाँ पे लोगों ने इस आत्मा को या ऐसी और भी आत्माओं को देखा है और तुम एक अच्छे इंसान हो, शायद इसलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने तुम्हें बोला, तुमने वहाँ तक छोड़ दिया, तो शायद उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। लेकिन कई बार लोगों के बहुत ही ज़्यादा जानलेवा टाइप एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई बार लोगों के पीछे भी कई आत्माएं पड़ चुकी हैं, तो बहुत सारे इंसिडेंट उस जगह से जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करना कि उस रास्ते को अवॉइड करो, स्पेशली रात में। खैर रोहन ने ऐसा ही किया, अगली बार जब भी कभी रोहन को जाना आना भी हुआ तो उसने रात में स्पेशली वो रास्ता कभी चूज नहीं किया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इस बार अगर वो बच गया तो अगली बार वो बचेगा या नहीं बचेगा। खैर रोहन ने तो उसे अच्छी इंटेंशन से बिठाया था अपनी कार में, तो हो सकता है उस आत्मा को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हुई और उसने उसे नुकसान ना पहुंचाया हो। कई बार ऐसा होता है, हमारे बीच में नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और हम कैसा बिहेव करते हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे आने वाले फ्यूचर पे, मतलब हम क्या कर्म कर रहे हैं अभी वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो हो सकता है कि भाई रोहन ने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ, तो इसीलिए हमेशा अपने इंटेंशन अच्छे रखने चाहिए। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे इंटेंशंस लोगों के लिए अच्छे होने चाहिए और मतलब अच्छे नहीं भी है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन बुरे इंटेंशन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। सुमन के मम्मी पापा को आज एक दूसरे शहर में अपने एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए जाना था और सुमन का कॉलेज होने की वजह से वो लोग सुमन को अपने साथ नहीं ले गए, लेकिन जाने से पहले वो सुमन को समझाने लग गए कि घर पे अकेले कैसे रहना है, खाना पीना कैसे खाना है, कोई भी अननोन आए तो गेट नहीं खोलना है। जो सारे माँ बाप चीजें समझाते हैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से पहले, वही सब कुछ उन्होंने समझाया सुमन को और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। अब सुमन अपने माँ बाप की बात सुन तो रही थी लेकिन वो शायद किसी और ही दुनिया में मस्त थी और वो पता नहीं क्यों लेकिन खुश भी बहुत हो रही थी कि फिलहाल उसे अभी अकेले रहने को मिलेगा और घर में उसे कोई टोकेगा नहीं। सुमन जैसे ही घर वाले चले गए फटाफट उसने गेट बंद किया और अपने रूम में जाके अपने एक दोस्त शिखर को कॉल लगाई और उसी से बातें करने लग गई। खैर अब जो ये रात थी ये तो खत्म हो गई, लेकिन जब सुमन के माँ बाप 2 दिन बाद वापस आए तो आते ही जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, एक पड़ोस का आदमी बहुत तेज चिल्लाते चिल्लाते सुमन के माँ बाप के पास आया और बोलने लग गया कि पता नहीं आपकी बिटिया को क्या हो गया है। पूरी रात कल वो अपने कमरे में बहुत चिल्ला रही थी और एकदम भूतिया आवाजें निकाल रही थी और बार बार इस घर में भी अजीब हरकतें हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम जाके कितनी बार आवाज भी देके आए लेकिन उसने गेट एक बारी भी नहीं खोला और एक बार जाके आप प्लीज चेक कीजिए कि वो ठीक है या नहीं। तो सुमन के माँ बाप ने बोला कि अरे मेरी तो बात हुई थी, वो तो मुझसे अच्छे से बात कर रही थी। तो जो पड़ोसी था वो बोलने लगा ठीक है आप जाके एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शायद वो अभी ठीक है या फिर जो भी हमने रात में सुनी आवाजें इतनी ज्यादा डरावनी वो सब क्या थी, मतलब एक बार आप जाके उसको पता करिए। अब सुमन के पेरेंट्स भागते भागते अपना घर का गेट नॉक करने लगे बहुत तेज तेज, लेकिन अभी गेट पे कोई भी नहीं आया और उन्होंने सुमन को बहुत आवाजें दी लेकिन सुमन पता नहीं कहाँ थी।
वो किसी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। अब सुमन के पापा ने जो दूसरी घर की चाबी थी उससे गेट खोला और घर के अंदर जाकर देखा घर की पूरी हालत एकदम तहस नहस हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में पता नहीं कितने चोर डाकू आए होंगे, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और पूरे घर में एकदम अंधेरा था। हालांकि ये दिन का टाइम था बट फिर भी चारों तरफ एकदम अंधेरा था और बहुत कम कम रोशनी आ रही थी। अब वो लोग सुमन का नाम लेते लेते सुमन के रूम के साइड आगे बढ़ने लग गए और सुमन के रूम के साइड गए। सुमन का रूम इस टाइम लॉक नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने गेट खोला हल्का सा पुश करके, सुमन के पूरे रूम में एकदम अंधेरा था और वो लड़की इतने अंधेरे में बैठी थी कि दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। तो सुमन के पापा ने जैसे ही लाइट ऑन की, अब जब उन्होंने सुमन को देखा, सुमन के पेरेंट्स की हालत खराब हो गई। सुमन एकदम सुर्ख लाल कलर की साड़ी पहन के अपने बेड पे बैठी हुई, उसके पूरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो अजीब तरह से अपना सर घुमा रही थी। और जैसे ही सुमन के पापा ने लाइट खोली ना, सुमन बहुत तेज चिल्ला के बोली, बंद करो इसे, अभी की अभी बंद करो, मुझे उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी बंद करो। जैसे ही सुमन के पापा ने इतनी भयानक आवाज सुनी, फटाफट उन्होंने लाइट बंद कर दी और उसके पेरेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हो क्या रहा है। और उन्होंने इतनी बारी सुमन को आवाज़ दी थी तो समझ गए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत या ऊपरी चीज़ों में ऐसे विश्वास रखते थे और उनको कुछ लगा कि कहीं ना कहीं जो भी पड़ोसी ने बताया क्या पता सच हो। और जैसा उन्होंने हाल देखा अपनी बेटी का, उन्होंने फटाफट कमरे से बाहर आके अपने गुरुजी को कॉल किया और गुरुजी को सब कुछ बताने लग गए कि ऐसा ऐसा अभी देखा है और पता नहीं वो क्या कर रही है, कैसे हरकतें कर रही है और रूम की लाइट तक ऑन करने नहीं दे रही है और यहाँ बहुत ही मतलब घर पूरा एकदम बर्बाद हो रखा है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है तुम कुछ टाइम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। गुरुजी फटाफट अपनी गाड़ी से यहाँ पे घर पे आए। बाहर ये लोग गुरुजी को लेने गए और गुरुजी के एकदम पैरों पे गिर गए और बोलने लग गए कि शायद वही चीज होगी जिस बात का हमें डर था। तो गुरुजी ने बोला कि चलो अभी चल के देखते हैं, तुम बिल्कुल भी डरो मत और हम चल के देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। अब जब वो घर के अंदर आए तो घर में उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ बाहर जहाँ पे खड़े थे वो। अब उन्होंने सुमन के पापा को बोला कि सुमन के रूम में मुझे ले चलो। अब गुरुजी को जब सुमन के रूम में लेके गए तो गुरुजी ने मोबाइल की ऐसे फ्लैश लाइट ऑन की और चारों तरफ ऐसे देखने लग गए और थोड़ी देर अपनी ऐसे आंखें बंद करके चीज़ों को शायद वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, अभी जो निगेटिविटी थी उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन की 1-2 मिनट बाद सुमन फिर बहुत तेज चिल्लाई और वो ऐसा कर रही थी जैसे वो बहुत थक गई हो, बहुत ज्यादा थकान उसे लग गई और जैसे कोई ओंगता नहीं है इंसान जम्हाई लेने के बाद में, जैसे बहुत थकान के बाद सुमन वैसी आवाजें निकाल रही थी। गुरुजी ने आंखें वापस से खोली और फ्लैश लाइट सुमन की तरफ की। सुमन का पूरा चेहरा उन्होंने जो देखा ना, हालांकि उनको अपने आप को गंभीर रखना था, उनको डरना नहीं था इन सब चीज़ों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं हल्का सा उनको झटका सा लगा क्योंकि वो लड़की एकदम अलग रूप में बैठी हुई थी। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल आएंगी, इतनी ज़्यादा रेड होके एकदम बाहर बड़ी बड़ी हो रखी थी। पूरे चेहरे पे उसने ऐसे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी, उसके पूरे मुंह पे शायद खून टाइप का लगा था, जो भी था, लेकिन लिक्विड जैसा कुछ ऐसा टपक रहा था। उसके चेहरे पे आए वो घुंघराले बाल और उसकी वो लाल लाल जो उसने साड़ी पहन रखी, सब कुछ बहुत डरावना था और वो बहुत तेज से चिल्लाने लग गई। तो यहाँ पे फिर से आ गया, भूल गया ना पिछली बार तुझे मैंने कैसे धूल चटाई थी, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, रुक जा तू, रुक जा, बस देखता जा। और ऐसे कहते कहते सुमन बहुत तेज तेज अपना सर ऐसे घुमाने लग गई और वो इतनी तेज सर घुमा रही थी कि उसके पेरेंट्स को चिंता होने लग गई कहीं इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि जो भी है इसके शरीर में है, शायद शरीर तो बेटी का ही है ना, कहीं कुछ हो गया तो फिर। गुरुजी ने बिना कुछ बोले बस गेट हल्का सा बंद किया और बाहर आ गए। उसके पेरेंट्स भी बाहर आए तो गुरुजी ने बोला कि हाँ शायद तुम सही कह रहे थे, जो बात हम सोच रहे थे कि छिप जाएगी दब जाएगी, वो शायद अब वापस से हमें परेशान कर रही है। अब ये लोग बात कर रहे थे कुछ सालों पहले की, जब ऐसे ही सुमन के पेरेंट्स सुमन को लेके एक रिलेटिव के यहाँ पे गए और उस एरिया में बहुत ज्यादा काला जादू और वशीकरण टाइप की चीजें हुआ करती थी और उनको शक था इस चीज का कि शायद हो सकता है कि वहीं से कहीं जो पहले चीजें सुमन के ऊपर हो चुकी थी वो वापस अटैक कर रही हो। अब गुरुजी ने इनको बोला कि ठीक है घर में चौकी रखनी पड़ेगी, हमें वहीं से पता चलेगा कि हुआ क्या है। और गुरुजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो इतना ज्यादा खून वगैरह मतलब बिस्तर पे जो उन्होंने अब तक देखा था, जो उसके मुंह से खून टपक रहा था, कहाँ से आया और क्या चीज थी, किसको मारा है, क्या हुआ है। बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी चीजें थी कि अब क्या हो क्या रहा है। गुरुजी ने चौकी बिठाई, बड़ी सारी पूजा पाठ हुई, चीजें हुई और उसी के बीच में जब सुमन को लाया गया पूजा पाठ करने के लिए तो सुमन एकदम झटके मार मार के अपने हाथ ऐसे अलग छुड़ा रही थी और गुरुजी को बार बार ये धमकी दे रही थी कि इस बार तेरी बारी है और तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, तेरे बिना मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, अगर तू मेरे साथ जाएगा सिर्फ तभी जाऊंगी। बार बार वो यही बोली जा रही है, अपना सर घुमाई जा रही है और अभी फिलहाल इस घर में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था, बहुत ही ज्यादा। अब सुमन को बिठाया और गुरुजी ने
एक जो जल होता है ना वो डाल के उनसे पूछना शुरू किया कि बता कहाँ से आई है और क्यों आई है वापस, क्या चाहती है। अब बार बार सुमन की बॉडी से जो भी आवाज़ आ रही थी वो यही कह रही थी कि मैं इसे लेके जाऊंगी और मैं तुझे भी लेके जाऊंगी, और एक बॉडी से मेरे खून की प्यास नहीं बुझी है, मुझे और खून चाहिए और मैं तेरा खून पी के अपनी प्यास बुझाऊंगी। तो गुरुजी ने गुस्से में बोला कि नहीं बताएगी ऐसे कहाँ से आई है, कौन है। और वापस से गुरुजी ने हल्की सी आहुति लेके एक मंत्र पढ़ के उसको हवन में डाला और फिर बहुत तेज लपटों के साथ ऐसे आग जली और ऐसा लगा जैसे कि सुमन को दर्द हो रहा हो। बहुत तेज चिल्लाई वो और वो बोलने लगी कि मैं वही रक्त पिशाचिनी हूँ, और जब तुम लोग इस लड़की को घर में छोड़ के अकेले चले गए थे ना, इसने तुम्हारा दिया हुआ वो लॉकेट उतार दिया और इसने एक अच्छा काम ये किया कि इसने अपने दोस्त को घर पे बुलाया और उसके आने के बाद मेरी थोड़ी सी प्यास बुझी उसका खून पी के। लेकिन असली मजा तभी आएगा जब तुम दोनों का खून पी के मैं यहाँ से जाऊंगी और सुमन की आत्मा तो मेरी है, उसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अब गुरुजी समझ गए थे कि चीजें कहाँ से आई थी, वो खून बिस्तर पे और वो सुमन के जो मुंह पे लगा था सब कहाँ से आया। जो भी दोस्त था सुमन का शिखर, वो अब नहीं रहा है, उसकी जो भी लाश वाश हो गई कहीं ठिकाने लगा दी होगी इसने, लेकिन वो सब कुछ शुरू हुआ था शिखर को मारने के बाद से ही। और गुरुजी ने पूजा पाठ की चीज़ें की और धीरे धीरे करके जो लॉकेट वगैरह पहले इन्होंने निकाला था वापस से पहनाया और चीज़ें कंट्रोल में लाई गई। और गुरुजी ने फिर जो सुमन के पेरेंट्स थे उनको बोल दिया कि ज़िंदगी भर चाहे कुछ भी हो जाए इसको बोलना कि लॉकेट कभी भी नहीं उतारेगी, क्योंकि इस रक्त पिशाचिनी का खतरा इस लड़की के ऊपर हमेशा बने रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, ग्रह नक्षत्र जो हमारी कुंडली में होते हैं, तो कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं कि इंसान की आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है, तो उस पर कभी भी कोई भी हावी हो जाता है। ऐसा ही कुछ ये लोग मानते थे और ये उसी हिसाब से चीज़ें करते थे और कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी होती हैं। वो मानने की बात है, अगर आप मानते हो चीज़ों को तो आपके लिए सब कुछ है, अगर नहीं मानते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई कितना भी कॉल करके बोले कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, आ जाओ मिल लो या कुछ भी, कभी भी नहीं जाना चाहिए। साफ साफ एक महान कवि ने कहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अंशु एक छोटे से गांव में रहा करती थी और जो उसका घर था उसमें लोग ज्यादा थे बट कमाई के साधन बहुत ही कम थे, तो इस वजह से वो अपनी ज्यादा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। लेकिन जितने वो घर के काम काज सीख सकती थी वो करती और बाकी चीजें जो जहाँ से सीख सकती थी वहाँ से सीखा करती थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा हिम्मती लड़की थी और जैसा कि जो भी गाँव होता है तो कुछ न कुछ लेजेंड्स होते हैं जो जुड़े होते हैं उसके साथ में, और वैसे ही इस गाँव से भी कुछ लेजेंड्स जुड़े हुए थे। और हमेशा से जो अंशु थी वो इन सब चीज़ों को सुनती आ रही थी लेकिन कभी भी इन पे विश्वास नहीं करती थी, और यहाँ तक कि वो ये मानती थी कि कभी भी अगर उसका सामना भी ऐसी चीज़ों से होता है तो वो ज़रूर उनसे लड़ेगी और जीतेगी, क्योंकि वो किसी से नहीं डरती। खैर वो लेजेंड ये था कि जो उसका गांव है उससे थोड़ी सी दूरी पे जाके एक बहुत बड़ी हवेली बनी है और वो हवेली काफ़ी सालों से अबेंडन पड़ी हुई है, क्योंकि पुराने टाइम में पता नहीं कोई वहाँ पे रहता था और बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं या फिर किसी लड़की की आत्मा रहती है। जो भी था गाँव वालों को इस बात पे क्लैरिटी नहीं थी, बट वो हवेली भूतिया ये सबको पता था और उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि गाँव में ये चीज़ बहुत पहले कभी हुई होगी कि जो भी रात में उस रास्ते से आया करता था वो इंसान गायब हो जाता था। तो लोगों ने शाम के बाद अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया और ये चीज़ कई सालों से चली आ रही थी। तो यही सब बातें सुन के और गांव वाले जो बाहर नहीं निकलते थे, ये सब बातों को पूरा मतलब देखने समझने के बाद अंशु ने डिसाइड किया कि वो जाएगी उस हवेली में और देख के आएगी वहाँ पे क्या है और क्या जो भी गांव वाले बोलते हैं वो सच है। और वहाँ जाने के लिए अंशु ने रात का टाइम चूज किया और जैसे ही घर का सारा काम काज निपटा और घर पे लोग लगभग सोने ही लग गए, अंशु चुपके से अपने घर से बाहर निकली और जो हवेली का रास्ता था उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। देखते ही देखते अंशु हवेली के बाहर पहुंच गई। रात में हवेली बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि हवेली एकदम वाइट कलर की थी, उस पर जो चांदनी रोशनी पड़ रही थी, अंदर खिड़कियाँ जो थी वो घर में कोई भी उजाला ना होने की वजह से एकदम काली दिख रही थी। जो भी था मतलब बाहर से बहुत डरावना था, लेकिन अंशु की हिम्मत वो तोड़ नहीं सकता था। तो अंशु धीरे धीरे और आगे बढ़ी हवेली के गेट खोल के अंदर जाने के लिए। जैसे ही अंशु ने जो हवेली का मेन दरवाजा था वो खोला ना, अंशु को बहुत ज्यादा एकदम स्पाइन चिलिंग फीलिंग आई, जैसे कि कुछ ऐसा ठंडा एकदम पूरा बदन में दौड़ गया हो। और अंशु को यहाँ से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट उसको लगा कुछ कि भाई कुछ तो है। बट बहुत साल हो गए थे, वो हवेली बंद थी, तो जो भी हो हवेली के अंदर ही कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। और जैसे
हवेली बंद थी शायद इसलिए, या फिर पता नहीं किस रीज़न से, लेकिन उस हवेली में बहुत ही गंदी जैसे सड़े हुए मांस जैसी स्मेल आ रही थी, बहुत ही बेकार सी। अंशु ने ऐसे ही नाक पे अपना दुपट्टा रखा और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लग गई। हवेली की सारी दीवारों पे ऐसे सीलन हो रखी थी और पता नहीं छोटे छोटे पौधे तक उग गए थे। मतलब ऐसा दिख रहा था कि बहुत ही काई जैसी लग गई वो दीवारों पे, और वो अंदर से हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। पूरा जो पर्दा वर्दा लगा होगा कभी ऐसे वाइट कलर का हवा में बह रहा है, ऐसे खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, पूरी हवा सरसराती हुई इस खिड़की से उस खिड़की में जा रही है। ओवरऑल बहुत डरावना था। घर से इतना दूर आ गई थी, आसपास में कोई घर नहीं, और यहाँ पे ऐसे घर में स्टक थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि अभी वो बस इधर उधर हवेली में देख ही रही थी, इतने में ही उसको ऐसा लगा जैसे कि हवेली का जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ कोई चीज़ बार बार टकरा रही है, और सेम फ्रीक्वेंसी पे बार बार वैसे ही टक टक ऐसे करके आवाज़ आई जा रही है। और बहुत ही मतलब लगा था कोई बड़ा सामान टकरा रहा है दीवार पे, या कोई ठोक रहा हो, कोई कील वगैरह, ऐसे टाइप की आवाज़ थी। तो अंशु सारे रूम देखते हुए इधर के, और पूरी ऐसे मिट्टी विट्टी सब जगह, कुछ छींटे वीटे लगे हुए थे सब जगह, पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा हुआ था, बड़ी गंदगी थी, अजीब सा ही था। वो बस ऊपर जाने लग गए देखने की इतनी रात में इस हवेली में कौन है जो ये शोर मचा रहा है। अब जैसे ही अंशु ऊपर का जीना चढ़ के जाने लग गई फ्लोर पे देखने के लिए, अंशु को ऐसा लगा जैसे जीने पे उसके साथ कोई ऐसे भाग के गया हो और उसके कंधे पे हाथ रख के ऊपर चढ़ के गया हो। अंशु बहुत तेज डर गई, लेकिन अभी भी उसको लगा कि हो सकता है कि इतनी रात में आई हुई है तो वहम सा हो रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है भाई, दिमाग सब कुछ क्रिएट करता है, तो शायद ये वहम भी उसने क्रिएट किया हो। अब जैसे ही अंशु ऊपर फ्लोर पे पहुंची, अंशु को ऐसा लगा जैसे कोई 2-3 महिलाएं ऐसे खिलखिला के हंस रही हो। बिल्कुल ही अजीब से हंसने की आवाज़ आई, जबकि इस हवेली में लोग बोलते हैं कोई नहीं रहता। अब धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए वो सारे रूम देखने लग गई, एक एक रूम का गेट खोल के, और उसको मेन देखना था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, किस जगह से ऐसे अपना सर पटक रहा है। जैसे ही वो एक रूम में गई, उस रूम में ऐसा कुछ होने दिखा उसको, बस वैसे ही रूम बर्बाद हो रखा था, बस वैसे ही देख रही है वो कि पूरे दरवाजे ऐसे चू चू कर रहे हैं, खिड़की के शीशे एकदम चटके हुए हैं, कहीं टूटे हैं, वैसे ही पूरे घर में ऐसे बदबू आ रही है गंदी सी। लेकिन यहाँ कोई दिखा नहीं। 2-3 रूम उसने चेक किए, सारे रूम्स में ऐसे ही उसको दिखा, लेकिन एक मेन रूम जो आखिरी में था, स्टोर रूम टाइप का था, बट वो काफी बड़ा था। अंशु ने आखिरी में जाते थे वहाँ पे हाथ मारा, और जैसे ही उसने गेट खोला उसको दिखा कि सामने एक लड़की बार बार दीवार पे अपना सर मार रही है। बार बार वो एक ही तरह से जैसे कोई नींद में चलते चलते अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता है, उस तरीके से ये अपना सर दीवार पे मारे जा रही है। तो जैसे ही उस लड़की को अंशु ने देखा तो अंशु को पता नहीं क्या लगा, अंशु ने जाके उसको पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम ये? और जैसे ही अंशु ने उसको पकड़ा, अब उसके चेहरे पे जो बाल थे अंशु के पकड़ने से वो हट गए थे, और अंशु को उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पे पूरे जो बाल आए थे उससे उसकी आंखें छुपी हुई थी, बट अब उसकी आंखें एकदम साफ, जैसे कोई चमकीली मणि टाइप की नहीं होती है, वैसे उसकी आंखों में चमक रही थी, एकदम ब्लू कलर की आंखें, अजीब सी। उसका चेहरा जैसे बिल्कुल सफेद पड़ चुका हो, उसकी आंखें तो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया के कोई इंसान जैसी लग रही थी। बहुत ही वो भयानक भी लग रही थी, बट पता नहीं कहीं खोई हुई सी भी लग रही थी, जैसे उसको पता ही नहीं अंशु यहाँ पे खड़ी है। अब जब अंशु ने उसका चेहरा देख लिया, अंशु समझ गई कि अब जिसको भी उसने पकड़ा है वो कोई इंसान नहीं है। अंशु कितनी भी हिम्मत कर ले बट उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी, उसे बिल्कुल हिलने का वहाँ से था ही नहीं, कि अंदर बल ही नहीं आ रहा था कि वहाँ से वो हिल जाए। और अंशु अब कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो सामने लड़की थी या चुड़ैल थी, उसने अंशु को एकदम गला पकड़ के ऊपर टांग दिया और बोला, तू भी यहाँ मरने के लिए आई है ना, तुझे भी आज मार दूंगी, तुझे भी आज यहीं पे मार दूंगी। और बोल के ऐसा उसका बहुत तेज गला दबाने लग गई, इतनी तेज गला दबाया अंशु का, अंशु को सांस आना बंद हो गई। अंशु सांस के लिए एकदम तड़प रही है, एकदम उसका पूरा चेहरा रेड हो गया, बिल्कुल सांस उसको आने रही है, खांस रही है, पेट तहाशा खांस रही है, उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रही, और एकदम से ऐसे छुड़ाना चाह रही है अपने आप को, लेकिन छुड़ा भी नहीं पा रही, पूरी ताकत लगा दी उसने। और जैसे उसकी आँख खुली, उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है, जो गांव में खटिया होती है उस पर सोई थी, उसी पे लेटी हुई है, और अभी वो कहीं गई नहीं थी, बस ये सपना था, और सपने में सब कुछ उसको दिखाई दिया, बाकी कुछ नहीं था, ना ही कोई आसपास आत्मा थी। लेकिन अंशु ने ध्यान दिया इस चीज़ पे कि जो सपने में उसको दिखा वैसे ही उसके गले में भी दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने उसका सच में गला दबाया हो। तो अंशु को पता नहीं क्या सूझी, उसने सोचा कि रात में जाके अब देख के आती हूँ, जो कुछ भी है जाके उस हवेली में पता चलेगा कि राज क्या है इस चीज़ का। अब अंशु ने घड़ी में टाइम देखा, 1:30-2 बजे का टाइम था। अंशु ने फटाफट अपनी चप्पलें पहनी और हवेली की तरफ जाने लग गई। घर में सब लोग सोए थे, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और अंशु निकल गई हवेली के साइड में। और जैसे ही अंशु हवेली के बाहर आई,
उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो सब कुछ पहले कर चुकी है या करने वाली है दोबारा से, जो उसने पहले सपने में कर लिया। अंशु बाहर खड़ी हुई, सेम वही फीलिंग आई जो उसको सपने में आई थी। वैसे ही उसने गेट खोला, वैसे ही उसने अंदर जाकर चीजें देखी एकदम डिट्टो, जबकि वो कभी उस हवेली में गई नहीं थी इससे पहले वो, लेकिन उसको ऐसा सब कुछ सपने में दिख गया जो अभी वो सच में देख रही थी। और सेम वैसी ही आवाज आई कि वो कोई ऊपर अपना सर टकरा रहा है या कोई दीवार पे सामान, कोई सब बहुत भारी सामान लग रहा है। अंशु समझ गई कि जो भी होगा उसी रूम में होगा जिस रूम में उसने सपने में देखा था, और पूरी हवेली उसके सपने के हिसाब से ही थी। अंशु फटाफट गई, उसने डायरेक्ट स्टोर रूम का गेट खोल दिया। जैसे उसने गेट खोला, इस बार वो लड़की तो अपना सर टकरा रही थी दीवार में, और वही सेम चेहरा जो डरावना था वैसा ही सब कुछ था उसका। लेकिन इसके अलावा उस रूम में बहुत सारी आत्माएं थी, कुछ रो रही थी, कुछ हंस रही थी, कुछ अंशु को बुला रही थी, और ऐसा अंशु को लगा जैसे कि देखते देखते वो एकदम घिर गई आत्माओं से। लेकिन यहाँ पे सीन आज उलट था। सारी आत्माएं अंशु के सामने एकदम हाथ जोड़ के बैठ गई और बोलने लग गई कि हम यहाँ पे अटक गए, हमें यहाँ से मुक्ति दिलाओ प्लीज, हमें जो भी हो गया, बस अब हम इस घर में रहना नहीं चाहते। तो अंशु ने बोला कि तुम लोग तो आत्माएं हो, कभी भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तभी जो लड़की सपने में देखी थी अंशु ने कि वो गला दबा रही है उसका, वो बहुत ही पोलाइटली अंशु से कहने लगी कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तो अंशु ने बोला कौन वो, कौन है तुम्हें यहाँ जाने नहीं देगा, मैंने तो किसी और को नहीं देखा तुम्हारे सिवा यहाँ पे। तभी उस लड़की ने दूर हॉल की तरफ इशारा किया और बोला वो हमें कहीं जाने नहीं देता और वो हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे ही उस लड़की की आत्मा ने ये बोला, सारी आत्मा इधर उधर भागने लग गई और ऐसे छिप रही होगी इस चीज से, और इतने में ही खटाक से गेट बंद हो गया, बिना किसी की ताकत लगाए या कुछ भी, किसी ने गेट बंद नहीं किया, खुद से गेट बंद हो गया। अंशु बहुत तेज डर गई, उसको लगा ट्रैप हो गई है वो उसके अंदर, और अंशु के साथ अब वही होने लग गया जो उसे सपने में देखा था। खैर इस बार अंशु की कहानी में एक ट्विस्ट था कि जब वो घर से निकली थी तो उसने भगवान की जो पूजा के पास में ऐसे भभूत की पोटली में रखते हैं ना, वो अपने पास रखी थी। तो जैसे ही उस आत्मा ने उसको टांगा इस बार आसमान में, उसने सीधे वो भभूत उसके ऊपर डाली, और वो डालते ही उस आत्मा का असर खत्म हो गया और अंशु वहाँ से सीधे भाग के गाँव गई अपने। जैसे गाँव पहुँची उसने गाँव वालों को सारी बातें बताई कि वो आधी रात में वहाँ पे चली गई थी और ऐसा ऐसा हुआ, और वहाँ पे जो आत्माएं हैं वो बुरी नहीं है, वहाँ पे एक बुरी आत्मा है, उसने सबको कैद कर रखा है और हमें उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। खैर अब तक सुबह का टाइम हो चुका था। जो गांव के पंडित जी थे उनको ये सारी बातें बताई गई और सारी चीजें बोली गई कि हवेली का क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। फिर पंडित जी ने पूजा पाठ करी, वहाँ पे सब लोग गए, सबने सब कुछ देखा। खैर अब जब सबके बीच में गाँव में ये बातें आ गई ना, जब सब कुछ सच आ गया सामने, तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो वो हवेली है वो काफी सालों से अबेंडन पड़ी थी, लेकिन पहले वो हॉन्टेड नहीं थी। वहाँ उसको खाली देख के बहुत टाइम पहले कोई सीरियल किलर या साइकोपैथ टाइप का बंदा आके रहने लग गया, और वो शहर से लड़कियां किडनैप करके लाके इस हवेली में अपने साथ रख और उनको टॉर्चर करके बहुत बुरी तरह से मारता था। और ऐसा उसने एक लड़की के साथ नहीं किया, ऐसा उसने बहुत लड़कियों के साथ किया। तो जब ये सब चीजें पुलिस वालों के पास गई, कंप्लेन हुई और वो इंसान पकड़ में नहीं आ रहा था, तो जब उसकी लोकेशन का आइडिया मिला, पुलिस वालों ने उसको हवेली में आके एनकाउंटर करके मार दिया। लेकिन जो जीते जी इतना हैवान था, तो मरने के बाद उसकी आत्मा से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो उसकी आत्मा थी वो और ज्यादा एविल हो गई, और उसने जो वो लड़कियों की आत्मा थी उन आत्माओं को कैद कर लिया। उस आत्मा ने कभी उन आत्माओं को बाहर जाने नहीं दिया। पंडित जी ने पूजा पाठ कराई और जो भी वो बुरी आत्मा थी उसको एक छोटी सी मटकी में, मतलब पूजा पाठ करके जो तंत्र वगैरह के उससे करते हैं ना, पावर से बंद करवा के एक पेड़ के नीचे गड़वा दिया। अभी बुरी आत्मा का खात्मा तो पंडित जी ने करवा दिया, और अच्छी आत्माओं की जो लड़कियों की आत्माएं थी इनके लिए अलग से पूजा पाठ करवा के उनकी शांति के लिए भी प्रार्थना की गई। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि रोज रात खाना खाने के बाद ब्रश करके ही बिस्तर पे जाके सोना चाहिए। राजीव एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और वो यूजुअली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, और उसको ये भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियाँ ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही वो कभी इन सब चीज़ों को जानने के लिए उतना आतुर रहा, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी थी और उसने कभी ऐसा कुछ सुना भी तो उस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था। लेकिन टाइम हर बार एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी आप ऐसी चीज़ें फील कर जाते हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आपके साथ हो सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ राजीव के साथ हुआ, और राजीव के साथ एक बारी नहीं 2 बारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बारी राजीव को ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और अभी उसको घर जाना था, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी,
तो उसको सब कुछ आज ही कंप्लीट करना था। अब वो फटाफट अपने घर जाने की तैयारी करने लग गया। उसका घर जो था उसके ऑफिस से थोड़ा ज्यादा दूर था, तो रास्ते में एक बस या फिर 2 बस लेनी पड़ती थी। तो ऐसा हुआ कि पहली बस जब राजीव ने ली, अभी तक सब कुछ बहुत ठीक था, जैसे रोज आता था वैसा ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब पहली बस ने उसको एक बस स्टॉप पे छोड़ा, वहाँ से उसे अगली बस लेनी थी। लेकिन इसी बीच में बहुत तेज से बारिश जैसे शुरू हो गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा कुछ मौसम पहले था नहीं, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। अब राजीव ने बहुत देर वेट किया, लेकिन बारिश थी कंटिन्यू हुई जा रही थी और राजीव के पास अपना लैपटॉप वगैरह भी था, तो उसने सोचा कि वो भीगते हुए ना जाए, वरना फालतू में उसका लैपटॉप भी खराब हो जाएगा जल्दबाजी के चक्कर में। तो राजीव किसी का वेट करने लग गया कि कोई आके अगर ऑटो मिल जाएगा तो भी ठीक है, बस आ गई तो और भी अच्छी बात है, चला जाऊंगा। वैसे थोड़ी देर वेट किया, कोई भी नहीं आया और पता नहीं एकदम से सब कुछ जैसे रुक गया हो, कोई भी नहीं निकलता दिख रहा उसे कि कोई हेल्प कर दे उसकी। अब इतनी सुनसान जगह पे जब कोई नहीं आया, लेकिन एकदम से राजीव को एक आदमी आता दिखा दूर से, जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का छाता था। अब राजीव ये देख के बहुत खुश हो गया कि चलो भाई, कम से कम ये थोड़ा आगे पहुंचा देंगे, जहाँ कहीं ऑटो मिल जाएंगे, बस वहीं रुक जाऊंगा। अब वो आदमी धीरे धीरे आता गया, राजीव के आगे से थोड़ा सा निकल गया और आगे। और राजीव थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो उसे मदद मांगने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन अब शर्माने से ज्यादा जरूरी था लैपटॉप बचाना। तो पीछे से राजीव ने ऐसी आवाज लगाई, अंकल अंकल, मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? और पहले उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और वो हल्के हल्के कदम से ऐसे आगे बढ़ता रहा। अब राजीव ने थोड़ा सा और चिल्ला के बोला, अरे अंकल सुन लो, थोड़ा आगे तक छोड़ देना मुझे भी, यहाँ कोई भी ऑटो या बस नहीं आ रही है, कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पे। तो ये बात सुन के वो आदमी रुक गया और वो पलटा नहीं अभी। और राजीव ऐसे अपने लैपटॉप वाले बैग को अपने ऐसे हाथों के नीचे दबा के और जल्दी भागने लगे छाते के नीचे। अब जैसे राजीव करीब आ गया, 4-5 कदम की दूरी होगी उस आदमी से राजीव की, उस आदमी ने पलट के देखा और जैसे राजीव ने उस आदमी को देखा, राजीव एकदम फ्रीक्ड आउट हो गया। वो आदमी, उसके चेहरे पे ना इतनी डरावनी सी स्माइल थी और साइको जैसा वो स्माइल कर रहा था, जैसे पता नहीं वो कुछ प्लानिंग करके आया है। मतलब ऐसा होता ना कभी कभी एक एक्सप्रेशन देख के आप सब कुछ समझ जाते हो या इरादे समझ जाते हो, वैसा कुछ राजीव को फील हुआ और बहुत नेगेटिविटी सी फील हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी कि वो आदमी छाते के नीचे से ही आ रहा था इतनी दूरी से, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। और जैसे उसने राजीव के तरफ पलट के देखा और राजीव कुछ आगे बोलता, उससे पहले वो आदमी राजीव को बोलने लग गया, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जैसे राजीव ने ये सुना, राजीव एकदम डर के मारे उल्टे कदम वापस भागने लग गया। और जैसे राजीव आगे भागने लग गया, वो आदमी भी राजीव के पीछे पीछे चलने लग गया। वो धीमे धीमे कदमों से पीछे चल रहा था और राजीव एकदम कदम धीमे करते करते वो जहाँ बैठा था वहां पे आके बैठ गया। और राजीव देख पाया था कि वो आदमी वापस आ रहा है, वही बस स्टेशन जहाँ पे बैठा हुआ था शेड के नीचे राजीव, वहाँ पे बड़ी धीरे धीरे चल के वो आदमी आ जा रहा है और उसके चेहरे पे एक जो स्माइल थी वो कंटिन्यू आई जा रही है और बड़ी डरावनी सी आवाजें राजीव को सुनाई पड़ रही है, जो कि वो आदमी ही निकाल रहा था। राजीव बहुत डर रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। उतने में ही राजीव को दूर से पुलिस की गाड़ी का जो सायरन होता है ना, उसकी आवाज आई। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी पास आई और जैसे ही राजीव ने वो सायरन की आवाज सुनी, तो वैसे ही राजीव ऐसे गाड़ी के आगे ऐसे ऐसे अपने हाथ से उसको रोकने का इशारा करने लग गया। अब गाड़ी जैसी रुकी, 2-3 पुलिस वाले निकले बाहर और राजीव को पूछने लगे, क्या हुआ, तुम ठीक तो, और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजीव बोलने लग गया कि साहब मुझे उस आदमी से बचाओ, वो बहुत ही अजीब सा आदमी और तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उस रास्ते से वापस भी आ गया, लेकिन फिर भी देखो वो वहाँ पे खड़ा होके मुझे देख रहा है और जब मैं वापस आया तो मेरे पीछे पीछे आया था। ये वो पुलिस वाला कह रहा है कि किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन सा आदमी? राजीव बोल रहा है, यही जो सामने खड़ा हुआ है, आपसे 100 मीटर की दूरी पे जो आदमी खड़ा हुआ है, जो मेरी तरफ देख रहा है। ये आदमी मुझे कब से देखी जा रहा है और यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर सा महसूस हो रहा है, पता करो आप ये कौन है, मुझे तो कोई अजीब सा इंसान लगता है। पुलिस वाले ने बोला कि भाई क्या नींद पूरी नहीं हो रही तुम्हारी क्या? तो राजीव बोलने लगा, साहब क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो पुलिस वाला बोला, भाई सामने कोई नहीं है, दूर दूर तक सड़क पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हें कौन दिख रहा है सड़क पे? अब राजीव बहुत शॉक था, क्योंकि वो आदमी जस्ट राजीव से 100 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर रोड के बीचों बीच में उसी को घूरे जा रहा था और वही चेहरे पे स्माइल के साथ में वैसे ही छाता लिए हुए। और वो चीज पुलिस को दिखाई नहीं दे रही थी, ना पुलिस वालों में से 4-5 जो थे इनमें से किसी को दिखाई दिया। वो तो राजीव को ही बस वो दिखाई दिया। खैर अभी भी वो आदमी राजीव को ही देख रहा था। राजीव ने
पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़े कि साहब मुझे बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मैं वहाँ से अपने घर चला जाऊँगा, लेकिन बस यहाँ से मुझे निकाल ले चलो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो पुलिस वालों को लगा हो सकता है तबीयत सही नहीं हो, या फिर कभी-कभी ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं, शायद इसको वही फील हो रहा होगा। जो भी लगा हो उनको, उन्होंने थोड़ा उसको बिठाया, उसके जो जहाँ तक उसको बस मिली थी वहाँ पे छोड़ दिया। अब राजीव की लाइफ का एक हॉरर एक्सपीरियंस हो गया ये वाला। अब इस इंसिडेंट के कुछ 2-3 महीने बाद की बात है। राजीव एक बार ऐसे ही अपनी प्रॉपर फोटोग्राफी का सेशन करने के लिए गया, तो एक बीच पे था प्रॉपर जहाँ पे सनसेट की उसको फोटोज क्लिक करनी थी, और बाकी जो लोग एंजॉय करे थोड़ा बहुत, तो जैसा उसको मतलब सही लगे वो सब कलेक्शन बनाना था उसे। अब राजीव एक बीच पर्सन था भी, उसको बड़ा मजा आता था बीच पे, तो राजीव ने अपना पूरा टाइम ऐसे स्पेंड किया। शाम होने को आई, फोटोज वगैरह क्लिक किए, और ऐसे ही बच्चों को पानी में एंजॉय करता देख रहा था। सब फैमिलीज वगैरह आई हुई थी, सब लोग ऐसे ही अपना एंजॉय कर रहे थे, और राजीव भी एक तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था अपने साथ, मी टाइम। अब सब लोग जैसे जैसे सनसेट हुआ अपने अपने घर जाने लग गए, और देखते देखते अभी तक जिस बीच पे इतनी ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ लग रही थी, बच्चे खेल रहे थे, अब सब कुछ शांत शांत सा हो गया। इतने लोग नहीं थे, कुछ कुछ लोग थे बस वहाँ पे, और सब कुछ एकदम शांति सी हो गई, और समुद्र की जो लहरें आ रही हैं उसकी आवाज आ रही थी, बड़ी शांति थी। इसी बीच में राजीव को एक बच्चे की बहुत तेज तेज से रोने की आवाज आने लग गई। अब राजीव सब तरफ देखने लग गया, कहीं कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं है। एकदम से बच्चा कैसे रोने लग गया। अब राजीव को पता नहीं क्या सूझा, लेकिन उसके माइंड में एकदम से ये बात आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा समुद्र के आसपास या उसके अंदर रह गया, और उसके मतलब जस्ट इन केस कहीं कुछ बेहोश हो गया, कुछ हुआ हो, अभी होश में हो, या कोई डूबने लग गया हो, एक बार देखता हूँ जाके। अब उसकी क्यूरियोसिटी चेक करने की कि कोई बच्चा वहाँ डूब तो नहीं रहा, मर तो नहीं रहा, उसको समुद्र तक ले गई। अब अच्छे से इसको तैरना आता था, कोई दिक्कत नहीं थी, और इसने ऐसे ही समुद्र में थोड़ा सा साइड में तैरना स्टार्ट किया। समुद्र में तैरते तैरते इसको कुछ भी ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। वैसे भी इतनी रात हो गई थी तो कुछ खास ऐसे विजिबिलिटी थी नहीं, आसपास इसने देखा तो कोई नहीं दिखा इसको। तैरते हुए थोड़ा सा आगे गया राजीव, हल्का सा आगे और बढ़ा, और एकदम से उसको अपने कंधों पे बहुत तेज प्रेशर फील हुआ, जैसे कोई उसको डुबाना चाहता। उसकी गर्दन, उसके कंधे किसी ने पकड़ के अंदर ऐसे पानी में डाल दिया, और राजीव एकदम छटपटाने लग गया पानी के अंदर। बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी उसको, चाहे कितना भी वो कोशिश कर ले, कितना भी वो छुड़ा ले अपने आप को, लेकिन जो भी चीज थी वो राजीव को पानी के अंदर डुबोई जा रही थी, और राजीव बस पानी के बुलबुले छोड़ रहा, उसको एकदम सांस नहीं आ रही। और राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधे पे वेट बढ़ता ही जा रहा है, और कोई उसको चाहता है कि एकदम समुद्र की तली में बिठा दे जाके, एकदम इतना भारी उसके ऊपर बोझ हो रखा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जतन करके राजीव को बड़ी मतलब ताकत लगानी पड़ी, भगवान का नाम लेना पड़ा, जो कुछ उससे हो पड़ा उस टाइम उसने किया। और जैसे ही अपना शरीर उसने ऊपर उठाया, एक बहुत ही गहरी सांस ली, ऐसा लगा जैसे उसने मौत को एकदम करीब से देखा और जस्ट अभी छूट के वहां से आ रहा हो। राजीव बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था भगवान के लिए, कि मतलब वो इतने करीब से जो चीज भी थी, जो बुरी शक्ति कह लो आप, क्योंकि जो उसको महसूस हुआ वहां पे कोई और था नहीं, और उसको जो फील हुआ वो कोई सुपर नेचुरल चीज ही थी। राजीव जैसे ही बाहर आया, राजीव ने हाथ जोड़े भगवान के कि बस आपने मुझे कैसे ही बचा लिया, वरना आज तो पता नहीं क्या ही हो जाता, शायद वो इसकी जिंदगी का आज आखिरी सनसेट होता। जो भी था क्या, राजीव बच गया, बाहर निकला समुद्र से, और अपना जो भी ये भयानक एक और एक्सपीरियंस था लेके वहां से चलता बना। और इसके बाद राजीव ने लाइफ में और भी बड़े सारे एक्सपीरियंस किए थे, वो सब कहानियाँ कभी और सुनेंगे। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब भी बारिश हो या फिर होने वाली हो, अपना छाता अपने साथ लेके चले, वरना पता नहीं कब कौन आपको स्टॉक करने लग जाए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार कमेंट करके बता दिया करो स्टोरी कैसी लग रही है। लेकिन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, आलसी हो तुम लोग मेरी तरह। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार, सब्सक्राइब करने में तो कितना ही टाइम लगता होगा। सब्सक्राइब और कमेंट कर दो फटाफट, और यार लाइक तो करना भूलना ही मत, लाइक तो कर ही दिया करो, मतलब वो तो मुझे दिख जाए कम से कम कि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी।